गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज से हम लोग हिस्ट्री सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री सेक्शन में पहला टॉपिक जो पिक करने जा रहा हूं वह है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। बेसिकली अगर आप देखें तो मुझे नहीं पता कि आप चीज़ों को किस रूप में लेते, लेकिन अक्सर बैचेज जब मैं स्टार्ट कर रहा होता तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूं, क्योंकि नेचुरली इनिशियली शुरुआती दौर में क्लासेज की गति थोड़ी सी स्लो होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश होती है कि जिस भी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं थोड़ा सा कुछ नए काम के साथ कवर करूं, उसको कुछ नया काम उस पर किया जाए। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दे दूं मैं आपको कि जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किन किन चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ऑब्वियसली इनिशियल जो हमारी चर्चा होगी वो राष्ट्रवाद से आसे और यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रवाद के जो नेशन और नेशनलिज्म के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के जो सैद्धांतिक संदर्भ हैं, उन सैद्धांतिक संदर्भों पर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। और यहां पर उदारवाद और राष्ट्रवाद के अंतर संबंधों पर भी हमारी चर्चा होगी। और इस चर्चा के क्रम में उदारवाद ने किस प्रकार नेशनलिज्म और नेशन स्टेट के, लिबरलिज्म ने किस प्रकार से नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की संकल्पना के इमरजेंस का आधार तैयार किया, उस पर मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। नहीं, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक पक्ष है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मॉडर्न इंडिया जब उठाया है तो गांधी और नेहरू का भूत जिन्न हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जो टॉपिक आपका है, जब हम राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे तो यहीं पर टैगोर की राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता विषयक दृष्टि जो है, पूरा का पूरा टैगोरियन चिंतन जो है, उस चिंतन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज अगर आप देखें
तो जब टैगोर पर सेपरेट प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा भी संभव है गांधी और नेहरू पर, जहां तक मेरी समझ कहती है, राष्ट्रवाद विषयक चिंतन के संदर्भ में गांधी और नेहरू पर सेपरेट प्रश्न पूछे जाने की संभावना मुझे नहीं लगती। ठीक है, लेकिन टेल क्वेश्चन के रूप में कभी भी अटैच किया जा सकता है। तो गांधी और नेहरू इनकी राष्ट्र और राष्ट्रवाद विषयक सोच क्या है, और जब इतनी चीजों पर चर्चा होगी तो क्यों ना हम मार्क्सवाद की भी चर्चा कर लें। राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद को लेकर मार्क्स क्या सोचते हैं, मार्क्सवादी नजरिया क्या है, हम इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर यहां से हम मूव करें, नहीं तो भारत में राष्ट्रवादी चेतना का आविर्भाव, या कह लें इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। नहीं? और जब इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली इसको दो पार्ट में हम करके देखेंगे। एक है मिड 19th सेंचुरी तक, नहीं, और दूसरा है सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से अब तक। नहीं, एक टर्म यूज होता है, एक टर्म यूज होता है और आगे धीरे धीरे हम खोलेंगे। अगर आप जाकर के देखें, नेशनलिज्म और नेशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन आइडेंटिटी की बात करता है। नहीं, कॉमन ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन एजेंडा, कॉमन ड्रीम, वो इसकी बात करता है। सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है यह, सामूहिकता की भावना पर आधारित यह पूरी की पूरी संकल्पना है। तो अगर हम देखें जो नेशनलिज्म और नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें तो उसका एक कल्चरल
कंटेक्स्ट होता। और इसीलिए जब नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय राष्ट्रवाद का आविर्भाव कब होता, अगर भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव की बात मैं आपसे करूं तो कब होता? भाजपा और संघ वाले से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। तो इसका मतलब राष्ट्र और राष्ट्रवाद का आविर्भाव तभी से होता नहीं? ठीक है। यद्यपि उनसे पूछेंगे कि आप कंटिन्यूटी बतलाइए, तो वो कंटिन्यूटी नहीं बतला पाएंगे। ऋग्वेद में जिस राष्ट्र और राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख क्या उन्हीं अर्थों में हुआ है जिन अर्थों में आज हम राष्ट्र शब्द का उल्लेख करते, या वहां राष्ट्र शब्द जो है टेरिटरी या रीजन के कंटेक्स्ट में रेफर्ड है? यह हमें समझना होगा ना। तो अगर हम देखें यहां पर तो मिड 19th सेंचुरी तक की बात करें तो इसको दो कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत है। अगर आप देखें, पहला कंटेक्स्ट है सांस्कृतिक भावबोध के धरातल पर, नहीं, और दूसरा जो है एक शब्द यूज होता आदिम राष्ट्रवाद, प्रिमिटिव नेशनलिज्म। प्रिमिटिव नेशनलिज्म, आदिम राष्ट्रवाद। ठीक है। अब अगर आप देखें, थोड़ा सा रेफर मैं करना चाहूंगा, अभी टुकड़ों में चीजों को लें। जैसे भारत में राष्ट्रवादी चेतना का जो आविर्भाव होता, तो सामान्यतः किसी से भी आप पूछें तो वो कहेगा ये 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवादी चेतना का आविर्भाव होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रवादी चेतना के आविर्भाव की पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तैयार होती है, और मतलब नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट का जो इमर्जेंस आपको दिखता है 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, दरअसल ये पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है। वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है, वो राजनीतिक राष्ट्रवाद है। उस राजनीतिक राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो तैयार होती है, वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हैं,
जिसको भारतीय नवजागरण भी आप कहते, अगर आप देखें तो भारतीय नवजागरण ने भारतीय राष्ट्रवादी चेतना के आविर्भाव का सांस्कृतिक आधार तैयार किया, उसका भावनात्मक आधार तैयार किया। नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो राजनीतिक राष्ट्रवादी चेतना का के आविर्भाव का जो सांस्कृतिक आधार तैयार होता है वो दो चरणों में तैयार होता है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है ये सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज जो है वो आपको मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है। जो कि आपको 15th 16th सेंचुरी क्योंकि कबीर से लेकर के तुलसी और मीरा तक अगर आप देखें भक्ति आंदोलन की एक सशक्त परंपरा दिखाई पड़ेगी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। और अगर आप देखें वैचारिक धरातल पर, भावनात्मक धरातल पर भारत को एकता के एक सूत्र में आबद्ध करने की दिशा में जो पहल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू होती है, वही प्रक्रिया लॉजिकल कल्मिनेशन प्राप्त करती है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के माध्यम से। और अब जो भावनात्मक सांस्कृतिक धरातल निर्मित होता, उसी धरातल पर 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का आविर्भाव होता है या राजनीतिक राष्ट्रवाद का आविर्भाव होता। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जब हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रवाद, तो यहीं पर हम चर्चा करेंगे नेचर एंड कैरेक्टर। अगर भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप की बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप स्थिर नहीं रहा है। अगर आप जाकर के देखें, इसका जो नेचर है वो डायनामिक है, और इसके डायनामिक नेचर को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? इसके डायनामिक नेचर की व्याख्या किस कंटेक्स्ट में की जाएगी? तो इसके डायनामिक नेचर की व्याख्या चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के कंटेक्स्ट में की जाएगी। ये चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के कंटेक्स्ट में की जाएगी। नहीं, और चेंजिंग टाइम एंड स्पेस में अगर आप देखें तो आप पाएंगे इसका एजेंडा भी बदलता है और इसका फॉर्म भी बदलता है। इसका एजेंडा भी बदलता है और इसका फॉर्म भी बदलता है।
कितनी बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा उसमें इतनी सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। अब एजेंडा और फॉर्म बदलने का मतलब क्या है? एक बड़े दलित चिंतक है, और चिंतक कहने के बजाय उनको दलितवादी स्कॉलर कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, दिलीप सी मंडल जी, सुना है नाम? नहीं रहे सर, वो दलित नहीं, आजकल उन्होंने अब धर्म परिवर्तन कर लिया तो कहेंगे हाँ, मतलब ये गलत चीज है। धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसका ये मतलब थोड़े है कि अब वो दलित स्कॉलर नहीं रहे। भाव भी परिवर्तित हो गया। नहीं, भाव नहीं परिवर्तित हुआ है। अभी भी वो जो लिखते हैं वो टोन अब नहीं रह रहा। नहीं तो वो अब तब आप सेलेक्टिव हैं, ये मैं कह सकता। ठीक है, अब मुझे बात कह लेने देना, मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। एक्चुअली दिक्कत क्या है, आप इस चीज को समझिए। दिक्कत पक्ष के साथ ही नहीं है, दिक्कत विपक्ष के साथ भी है। मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता समझने के लिए। आज विपक्ष का आलम यह है कि एक गधा भी ढेंचू ढेंचू करेगा मोदी जी की ओर देख के, तो वो उसको अपना नेता मानने के लिए तैयार हो जाता, माला तला पहना के तैयार कर देता। यह विपक्ष की विडंबना है। फ्रैंकली मैं ये बात कह रहा, और उसकी कीमत देर सवेर चुकानी पड़ रही है, क्योंकि ढेंचू ढेंचू करने वाले के मुंह में कौरा डाल दीजिएगा तो उसके बाद करेगा वो। तो मैं जो चीज कह रहा, विषयांतर नहीं होऊंगा, तो अभी एक पोस्ट पर नजर मेरी पड़ी, एक नए पोस्ट पर और एक पुराने पोस्ट पर। और वो पोस्ट था नेहरू से रिलेटेड, वो नेहरू पर अटैक कर रहे थे, और नेहरू पर अटैक करते हुए उन्होंने नेहरू के 7 पुस्तों को खंगाला। ठीक है, और उन 7 पुस्तों को खंगालने के लिए उन्होंने सोर्स क्या बनाया? खुद नेहरू ने जो कुछ लिखा है उसी को सोर्स बनाया, उसी के रेफरेंस में वो बात कर रहे हैं, नेहरू को डिमेन करने के लिए। और वो उनकी नाराजगी किस बात से है? उनकी नाराजगी है सावरकर पर अटैक से। उसी सावरकर पर अटैक से, जिस सावरकर के बारे में आज से 4 साल पहले उन्होंने ट्वीट किया था, काहे का वीर सावरकर। आप इस बात को समझिएगा। और उन्होंने कहा कि 27 साल सावरकर कहां थे, एक फेज के बाद। तब मैं जिस ओर इशारा करना चाहता, हमारा कंटेक्स्ट क्या है, मैं भारतेंदु को रेफर करना चाहूंगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बड़े रचनाकार हुए हिंदी साहित्य के। तो भारतेंदु की एक लाइन काफी चर्चित है, इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है और मैं इस धन को खाऊंगा। इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, मैं इस धन को खाऊंगा। इसका मतलब समझ में आया? भारतेंदु उस पारिवारिक
पृष्ठभूमि से आते थे, जहां राजभक्ति थी, राजभक्ति की परंपरा थी। ठीक है। और कहीं ना कहीं राजभक्ति की परंपरा जो विकसित होती है, उसके मूल में क्या है? वही धन, संपत्ति, ऐश्वर्य। नहीं? तो वहां पर सेंस भारतेंदु का यह था कि जिस धन के कारण, जिस धन की कीमत हमारे पूर्वजों को जमीर के रूप में चुकानी पड़ी, मैं उस धन को खाऊंगा, अपने जमीर को बचाऊंगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, मैं मान करके चलता कम से कम प्री के लिए पढ़ा है, 19वीं सदी के अंत तक कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, उन वार्षिक अधिवेशनों में जाकर के देखें तो महारानी की वंदना की जाती थी, इंग्लैंड की महारानी की वंदना की जाती थी, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते थे, और अधिवेशन की शुरुआत में, अधिवेशन के अंत में उनके नाम के जयकारे लगाए जाते थे। नहीं? ये उस समय की राष्ट्रवादी चेतना का सच था। मेरी बातें समझ रहे हैं? कहेंगे जब राजभक्ति की जा रही है, प्रदर्शित की जा रही है, जब महारानी की वंदना की जा रही है, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो काहे की देशभक्ति? नहीं? तो इसके लिए समझना होगा, कोई भी आइडिया अचानक से मैच्योर फॉर्म नहीं ले लेती, उस आइडिया को इमर्ज करने में समय लगता है। नहीं? तो अगर उस फेज में जाकर के देखें तो भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप आलोचनात्मक है। उस फेज में भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप आलोचनात्मक है, और यह आलोचनात्मक राष्ट्रवाद, हाथ चलाते रहिएगा क्योंकि अक्सर मैं प्रश्न देता, यह आलोचनात्मक राष्ट्रवाद किस धरातल पर प्रकट होता है? तो नंबर 1 आर्थिक धरातल पर प्रकट होता है, और आर्थिक धरातल पर यह किस रूप में प्रकट होगा? इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रूप में। मतलब अगर मैं कहूं तो ये जो फर्स्ट फेज है, इस फर्स्ट फेज में इंडियन नेशनलिज्म का जो नेचर और कैरेक्टर है वो क्रिटिकल है, और वह क्रिटिकल नेशनलिज्म जो है वह इकोनॉमिक स्फीयर में प्रकट होता, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रूप में। और वहां पर जाकर के देखेंगे तो यह राष्ट्रवाद औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा के रूप में सामने आता। पोस्टमार्टम ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी ऑफ कॉलोनियल पीरियड। नहीं? आप देखेंगे इस फेज में, आप देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा आती है, धन के बहिर्गमन की चर्चा आती है ना? नहीं? इस फेज में अगर आप जाकर के देखें, गरीबी की चर्चा आती है। नहीं? दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक के साथ उपस्थित होते,
poverty and un-British rule in India. नहीं, नंबर 2, इस दौर में नेशनलिज्म जो है पॉलिटिकल स्फीयर में, राजनीतिक धरातल पर किस रूप में प्रकट होता है? तो राजनीतिक धरातल पर यह पॉलिटिकल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिमांड करता हुआ आता है। और इसलिए अगर आप देखें इस दौर में इंडियन नेशनलिज्म जो है वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नहीं है, वह किसके अगेंस्ट है? वह अन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट है। थोड़ा सा समझिएगा, वह अन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट है। और तीसरी एक और बात लिख लें, तब मैं एलैबोरेट करूंगा। नेशनलिज्म एज ए मिडिल क्लास फिनोमेनन, मध्य वर्गीय प्रक्रम के रूप में राष्ट्रवाद नहीं, और एक और चौथी बात कर लें, कंट्राडिक्टरी फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का अंतर्विरोधी स्वरूप। अब 4 बातें मैंने की, एक एक करके एलैबोरेट कर देता। भारतेंदु की एक बड़ी चर्चित रचना है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा की 2 पंक्ति है, लिखना चाहे तो लिख ले। उसका इस्तेमाल आप कोटेशन के रूप में कर सकते जब लिबरल फेज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट की चर्चा करेंगे। वह क्या है? तो वह पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साज सजै सब भारी। अंग्रेज राज सुख साज सजै सब भारी। पैधन विदेश चली जात। अंग्रेज राज सुख साज सजै सब भारी, पैधन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। नहीं, शोले मूवी देखी है? शोले मूवी में अमिताभ बच्चन और मौसी की बातचीत को याद करें, और ना तो यूट्यूब पर जाकर के आज सुन लीजिएगा। नहीं, अमिताभ बच्चन जो है अपने दोस्त के बड़ाई कर रहा है, और उस बड़ाई को सुनेंगे तो एक शेर याद आ जाएगा कि दोस्त हो तुम सा तो दुश्मन की जरूरत क्या है। नहीं, दोस्त हो तुम सा तो दुश्मन की क्या जरूरत है। पहली पंक्ति को देखें, भारतेंदु क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अंग्रेज राज जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है,
समझे? सब सुखी संपन्न है, सब कुछ बढ़िया है। ये क्या है? ये राजभक्ति है। नहीं, लॉयलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन है, ये राजभक्ति है। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या? बस एक छोटी सी दिक्कत है, और वो छोटी सी दिक्कत क्या है? पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। बस छोटी सी दिक्कत ये है कि यहां पर जो भी धन संपदा है ना, बह करके विदेश चली जा रही है धन संपदा यहां की। बस और कोई दिक्कत नहीं है। समझे? मुझे ध्यान आता है कि एक बार एक गार्जियन ने मुझे फोन किया। बेचारी परेशान थी, अपने बच्चे को लेकर। तो उन्होंने कहा कि सर्वेश जी, क्या आपको लगता है? तो मैंने कहा कि भाभी, अमुक आदमी और सफलता के बीच जो है ना, बस एक झीना सा आवरण है, प्याज का छिलका समझ लीजिए, मतलब होने ना होने में। एंड इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। संयोग कुछ ऐसा हुआ, नहीं हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे ढूंढना शुरू किया कि है कहां। जिसने कहा था कि उसकी और सफलता के बीच झीना सा आवरण है, प्याज के छिलके की तरफ। सब अब वो मेरा नंबर तलाश रही हैं और सख्त ताकीद है कि कोई उनको मेरा नंबर उपलब्ध नहीं करवाएगा। समझे? संयोग कुछ ऐसा हुआ, मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय आया और उस निर्णय का परिणाम यह रहा कि फाइनली लिस्ट में एंट्री हो गई। ठीक है, नहीं हमको जरूरत नहीं पड़ी। तो संयोग से 1 किलो काजू कतली और 1 किलो और मिठाई लेकर के भाभी ऑफिस पहुंची। समझे? तो उसके बाद अपने हाथ से खिलाने के लिए बोले, भाभी आप तो बंदूक लेके मुझे खोज रही थी। तो उन्होंने कहा था, अभी काजू का बर्फियों तो हम ही खिला रहे हैं ना। समझे? तो वही है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये है अति ख्वारी। इशारा किसकी तरफ है? इशारा है ड्रेन ऑफ वेल्थ की तरफ। अनुज नवनीत को एंट्री दो। बातें समझ में आई? बस यही एक दिक्कत है। और इस छोटी सी दिक्कत के कारण दिक्कत के और क्या हो रही है? तो गरीबी है, दरिद्रता है, अकाल है, भूखमरी है, सब इसी के कारण है ना। इसी के कारण जितने पारंपरिक उद्योग धंधे हैं सबका पतन हो रहा है। ये इंटरप्रिटेशन है। मेरी बातें समझ रहे हैं? यानी दिक्कत बस एक छोटी सी है। तो अगर आप देखें 19वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में जो नेशनलिज्म इमर्ज करता है, उस नेशनलिज्म का नेचर और कैरेक्टर क्या है? वो कंट्राडिक्टरी फॉर्म है उसका।
आपको क्राउन के प्रति लॉयल्टी भी दिखेगी और आपको नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म भी दिखेगा। दोनों चीजें साथ साथ दिखेंगी। नहीं, कल के डेट में नहीं, और कल के डेट में क्या कहता है, लोग तो कहने वाले कहते ही हैं कि गांधी नेहरू इसलिए प्रधानमंत्री बने कि नेहरू गांधी इन सब का काम था अंग्रेजों की दलाली करना। कहने वाले तो कहते ही हैं। नहीं, एक और पंक्ति चाहे तो लिख ले, यह प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है और वो पंक्ति क्या है? सर्वस्व लिए जाते अंग्रेज, सर्वस्व लिए जाते अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। अनु जी, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है, उसको एंट्री दो। सर्वस्व लिए जाते अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। यहां पर भी अगर आप जाकर के देखें तो औपनिवेशिक शोषण की ओर इशारा किया जा रहा है। नहीं, और इसलिए कल के डेट में प्री में भी प्रश्न अगर उठा करके पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव के कारण है और 4 ऑप्शन दिया जाए, तो प्राइम रीजन क्या होगा? conflicting interest of colonial power and Indians। भारतीय जनता और औपनिवेशिक सत्ता के हितों के जो अंतर्विरोध थे, उन अंतर्विरोधों ने क्या किया है? भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव का आधार तैयार किया। बातें समझ में आई? ठीक है। दूसरा शब्द हमने यूज किया, वह क्या है? शिकायत ब्रिटिश रूल से नहीं है। शिकायत किससे है? अन ब्रिटिश रूल से। नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। What does it mean? What does un British rule mean? क्या मतलब है इसका? नहीं, अगर आपको ध्यान हो 1871-72 के आसपास पावना विद्रोह होता। उस पावना विद्रोह के दौरान बंगाल में जो होता है, पूर्वी बंगाल में, तो पावना विद्रोह के दौरान किसानों के द्वारा एक पेटिशन दिया जाता। पेटिशन में किसानों के द्वारा क्या मांग की जाती है? यह मांग की जाती है कि हम ब्रिटिश महारानी की प्रजा होना चाहते हैं। हमारी शिकायत ब्रिटिश महारानी से नहीं है, हमारी शिकायत किससे है? ब्रिटिश प्रशासन से है। उनकी शिकायत ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति थी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, मतलब उस फेज में अगर आप देखें तो ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डिफरेंशिएशन दिखाई पड़ता है। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने डिफरेंशिएट किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश रूल से। और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी राष्ट्रवादी चेतना की सीमा
कि वे इस बात को नहीं समझ पाए कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश प्रशासन में कोई फर्क नहीं है। यहां पर गौर करेंगे, यहां पर ब्रिटिश रूल की बात जो की जा रही है उसका मतलब क्या है? वह रूल, अंग्रेजों का वह शासन जो रूल ऑफ लॉ की मान्यताओं के अनुरूप है। अंग्रेजों का वह शासन जो विधि के शासन की संकल्पना के अनुरूप है, विधि के शासन की मान्यताओं के अनुरूप है। बातें समझ में आई? और अन ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है? जो रूल ऑफ लॉ की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है, जो ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। अब बातें समझ में आई? और वो ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ की मान्यताओं के अनुरूप क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि वह डिस्क्रिमिनेशन का आधार तैयार कर रहा है। वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ओर ले जा रहा है, नस्लीय भेदभाव को जन्म दे रहा है, नस्लीय भेदभाव को संरक्षण प्रदान कर रहा है। रेशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ मतलब उसी रूल की व्याख्या अगर अंग्रेजों के संदर्भ में करनी हो तो उसकी व्याख्या अलग की जाती है, और उसी रूल ऑफ लॉ की व्याख्या भारतीयों के संदर्भ में की जानी हो तो अलग की जाती है। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? और अगर देखें तो इसी के कंटेक्स्ट में ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते, इसी के कंटेक्स्ट में वे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते, और इनके द्वारा जिन संवैधानिक सुधारों की बात की गई है उन संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य क्या है? उन संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य है शासन में भारतीयों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द गवर्नेंस। देखिए तो 4 बिंदु जो लिखाए थे, चारों की व्याख्या हो गई या नहीं? इसका नहीं हो पाया। किसका? मध्यवर्गीय प्रक्रम। अच्छा, मध्यवर्गीय प्रक्रम के रूप। अब अगर मूव करें, एक टिप्पणी प्री में पूछी जाती है, पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं हैं। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था, नहीं, उसके संदर्भ में किसी की टिप्पणी थी 3 दिनों का नाच गाना और तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त की टिप्पणी थी, नहीं, नाच और तमाशे के रूप में उसकी व्याख्या की गई। और अगर उसको इंटरप्रेट करें, अगर उसको इंटरप्रेट करें तो पता चला साल के अंत में, जैसे न्यू ईयर के लिए अब धीरे धीरे मेंटली आप लोग तैयार हो रहे होंगे कि नया साल मनाया जाए, नहीं? और आप देखेंगे अब
छोटे शहरों और गांव और मेट्रोज में फर्क आ चुका है। बड़े शहरों में देखेंगे 31st नाइट को सेलिब्रेट किया जाता, और छोटे शहरों और गांव में 1 जनवरी का सेलिब्रेशन होता है, डे का। नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें तो ये एक तरह से 3 दिन का पिकनिक था। ईयर एंड पर लोग इकट्ठे हुए। वे लोग इकट्ठे होते थे जिनका पेट भरा हुआ है, जो सोचने समझने में सक्षम थे। वे लोग किस वर्ग से आते थे? मध्यम वर्ग से। और मध्यम वर्ग में भी कौन लोग थे? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग। नहीं, क्या सोनम, ठीक हो? गड़बड़ा रही हो बीच बीच में, तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा, समझे? पढ़े लिखे लोग। सवाल यह उठता, पढ़े लिखे ही लोगों ने क्यों राष्ट्रवाद की बात की? राष्ट्रवादी चेतना के वाहक वे ही क्यों बने? सवाल यह उठता। तो एक तो इसका सामान्य सा कारण है, नहीं, कि वे औपनिवेशिक सत्ता और औपनिवेशिक शासन के चरित्र को समझने में समर्थ थे। मतलब दे हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल रूल एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। इसकी समझ उनके पास थी। नहीं, दिक्कत यह होती है कि जिनके पास समझ होती है वो अल्पमत में होते हैं। जिनके पास समझ होती है वे अल्पमत में होते हैं। नहीं, जैसे आज जब आंदोलन दूसरे दिन पहुंचा, कैंसिलेशन आंदोलन, तो जैसे जैसे समय गुजरेगा आप लोगों की चिंता बढ़ेगी, कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। नहीं, और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा भूत खिलाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसको कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, हवा में तीर चलाना। नई नई बातें की जाएंगी, नए नए मसले आते चले जाएंगे। ठीक, तो अक्सर समझने वाले लोग अल्पमत में होते। जैसे कभी जाकर के गांव वगैरह में जो है थोड़ा सा विरोध करके देखिए सरकार का, मोदी जी का, भाजपा का, मंदिर वाला जो मसला एक एक करके उठ रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? 2 अक्षर जान लिए हो तो ढेर काबिल बन गए हो, बहुत समझने आता है। क्या? अरे तो घर गांव से बाहर थोड़े, समाज से बाहर थोड़े। नहीं, तो एक तो ये रीजन था, लेकिन एक और कारण था। ये पढ़े लिखे लोग जो है ना बड़े समझदार होते हैं और चालाक होते हैं। इस चीज को भी समझिए। नहीं, ये अपने इंटरेस्ट की भी बात करेंगे तो उस पर सिद्धांत, मूल्य, विचार, नैतिकता, आदर्श, उसका आवरण चढ़ा के बात करेंगे। और इस तरह से बात करेंगे जैसे लार्जर इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको पूरे देश, दुनिया, समाज की चिंता है। बस केवल मेरी बातों को समझने के लिए लीजिएगा, ठीक है?
समझने के लिए, क्योंकि इसको गलत कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट मत कीजिएगा या ये लीक एग्जामिनेशन में मत आइएगा, समझे। उसके लिए शब्द मिडिल क्लास फिनोमेनन है। अब दिक्कत यह है, शासन में किसकी भागीदारी होगी, प्रशासन में किसकी भागीदारी होगी? जो अंगूठा छाप है उसकी भागीदारी होगी या शासन और प्रशासन में उनकी भागीदारी होगी जो पढ़े लिखे लोग हैं? स्पेस किनको चाहिए? अब बातें समझ में आ रही हैं? तो जब तक अंग्रेज स्पेस खाली नहीं करेंगे, स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक इनके लिए स्पेस क्रिएट होगा। पहली चीज समझे। और दूसरी चीज समझे कि अगर अंग्रेज सीधे यहां से चले जाते हैं तो पूरा का पूरा जो स्पेस खाली होगा उसका लाभ किसको मिलेगा? समाज का जो संपन्न तबका है, समाज का जो प्रबुद्ध तबका है, जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है। अब बातें समझ में आई? और 3 शब्द जोड़ूंगा रेफरेंस में, क्योंकि विस्तार से चर्चा होगी, अभी केवल टेलर दिखा रहा हूं। अब कहिएगा टेलर इतना लंबा होगा तो सिनेमा कितना लंबा होगा, समझे। तो अभी केवल टेलर दिखा रहा। अब गौर कीजिएगा, इसी शिक्षित मध्य वर्ग ने भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है। दूसरा, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देखें, सेपरेट बिहार मूवमेंट जो चला, सेपरेट बिहार मूवमेंट जो चला, बंगाल से पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन के लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? पढ़े लिखे तबके ने। और यह पढ़ा लिखा तबका उस समय 2 कम्युनिटी में ज्यादा था, कायस्थ कम्युनिटी में ज्यादा था और मुस्लिम एलिट जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं सवर्ण मुसलमान जो हैं, वहां पर, हाँ, वहां पर वो ज्यादा था। फॉरवर्ड कास्ट जो है मुसलमानों का। और तीसरा, सेपरेट पाकिस्तान मूवमेंट भी देखें तो सेपरेट पाकिस्तान मूवमेंट को भी किसने नेतृत्व प्रदान किया? जिन्ना के नेतृत्व में एजुकेटेड मुस्लिम क्लास ने, जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के शिक्षित मुसलमानों ने सेपरेट पाकिस्तान मूवमेंट नहीं। अगर 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी जो हैं भारत के, वे अपने लिए स्पेस तलाश रहे थे और उनके हित औपनिवेशिक हित से सीधे सीधे टकरा रहे थे, तो बंगाली प्रभुत्व, तो जो पढ़े लिखे बिहारी थे, उन पढ़े लिखे बिहारियों के हित बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगालियों के वर्चस्व के कारण प्रभावित हो रहे थे। और जब तक बंगालियों का यह वर्चस्व समाप्त नहीं होता, तब तक उनके जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं का फलीभूत होना संभव नहीं होता। और उसके लिए जरूरी था सेपरेट बिहार का गठन। ठीक उसी प्रकार देखें, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, वो आजाद भारत में हिंदुओं के वर्चस्व को लेकर आशंकित थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आजाद भारत में, लेकिन अगर सेपरेट पाकिस्तान का गठन होता है
तो वहां पर वे लीडिंग और डोमिनेटिंग पोजीशन पर होंगे। अब बातें स्पष्ट हुई। और इसलिए हमने कहा चाहे नेशनलिज्म हो चाहे कम्युनलिज्म हो, ये क्या है? मिडिल क्लास फिनोमेनन है। आज भी आप जाकर के देखें, जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, आप अगर देखें तो क्या धर्म को बचाने के लिए उनके बच्चे आ रहे हैं सड़क पर लाठी भाला तलवार लेके? चाहे वो बड़े मुस्लिम नेता हो चाहे बड़े हिंदू नेता हो, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं? हार्वर्ड जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, नहीं ऑक्सफोर्ड जाएंगे। और धर्म के बचाने की जिम्मेवारी किनके कंधे पर है? ढोढ़ाई मंगरू के कंधे पर। जो निम्न तबका है उस पर, जो अगर एक दिन मजदूरी ना करे तो वो क्या खाएगा, इसके लिए उसको सोचना पड़ रहा है। मतलब व्यवहार की चीज समझे, नहीं? और इसलिए एक कहावत है, यह ढोंग ढोंगियों का है, खाने के वास्ते हरिनाम रख छोड़ा है पुजाने के वास्ते। यह ढोंग ढोंगियों का है, खाने के वास्ते हरिनाम रख छोड़ा है पुजाने के वास्ते। नहीं, हर आंदोलन जो है, हर आंदोलन किसी न किसी नेता को जन्म देता है। कभी वो पीके महंत होते तो कभी अरविंद केजरीवाल होते, नहीं? तो उसी प्रकार अब हर छात्र का आंदोलन किसी न किसी शिक्षक को जन्म देता है। तो अगर आप, तो ये बिंदु समझ में आ गया। विस्तार से आगे चर्चा होगी जब फिनोमेनल इमरजेंस की हम चर्चा करेंगे। अब सेकेंड फेज में पहुंचे, जो हमने ये बात की कि इंडियन नेशनलिज्म को देखे तो इसका नेचर और कैरेक्टर डायनामिक है। सेकेंड फेज में जब जाएं तो सेकेंड फेज का मतलब क्या हुआ? सेकेंड फेज में का मतलब है जो उग्रपंथी चरण है, कांग्रेस आंदोलन का गर्मपंथी चरण है। कब से कब तक? कब से कब तक? 1900। अच्छा, पक्का है? ये तो मैंने नया वर्गीकरण सुन लिया जी। एक्सट्रीम फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या? – 1905 से 1917 तक, नहीं? अगर इस फेज में आप जाएं तो कंप्लेक्स नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज करता। मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा, कंप्लेक्स नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद का जटिल स्वरूप उभर कर सामने आता, नहीं? अब अगर देखें, कांग्रेस इस दौर में जिस राष्ट्रवादी चेतना का को रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस इस दौर में जिस राष्ट्रवादी चेतना को रिप्रेजेंट कर रही, एक और बिंदु फर्स्ट फेज में लिख लें, एक और बिंदु एड ऑन कर लें। फर्स्ट फेज में जो नेशनलिज्म है
वो इंक्लूसिव इन नेचर है, इंक्लूसिव इन नेचर। आरंभिक दौर की राष्ट्रवादी चेतना जो है समावेशी है, उसका स्वरूप समावेशी है। इसका मतलब समझ में आया? वो सेकुलर इन नेचर है। कांग्रेस के आरंभिक 3 अध्यक्षों को देखें, 3 डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते। अब बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े। सेकेंड फेज में जब आप लौटते तो पहला परिवर्तन कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन में आपको राष्ट्रवाद में दिखाई पड़ता। इट इज एग्रेसिव इन नेचर, वह आक्रामक राष्ट्रवाद है। नहीं, नंबर 2, यहां तक आते आते जो है अब शासन में प्रतिनिधित्व और भागीदारी की बात नहीं है। अब किसकी बात है? सेल्फ रूल, स्वराज और स्वशासन। नहीं, तिलक क्या कहते हैं? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। नहीं, और यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात को, स्वराज की संकल्पना भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है ना, स्वराज की संकल्पना भी जो है वो डायनामिक रही है। स्वराज कोई एस्थेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है और इसलिए स्वराज की संकल्पना में अस्पष्टता आपको दिखाई पड़ेगी, लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई पड़ेगा, एक वेगनेस दिखाई पड़ेगा। नहीं? तीसरी चीज अगर आप देखें, तो तीसरी चीज आप देखेंगे कि इस फेज में जो नेशनलिज्म है उसका रिवाइवलिस्ट ओरिएंटेशन दिखाई पड़ेगा। रिवाइवलिस्ट ओरिएंटेशन मतलब पुनरुत्थानवादी स्वरूप। हिंदू रिवाइवलिज्म का से यह प्रेरणा ग्रहण करता हुआ दिखाई पड़ता। बातें स्पष्ट हुई? जैसे अगर आप देखें, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के नेतृत्व में जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन है उससे गर्मपंथी राष्ट्रवादी प्रेरणा ग्रहण करते। ठीक है, और ये प्रश्न भी शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज इसी में अगर आप देखें, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल तिलक द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन। नहीं, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस नेतृत्व वाले नेशनलिज्म के नेचर कैरेक्टर की बात हमने की। इसी फेज में अगर आप जाकर के देखें तो इसी फेज में जो है नेशनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म भी दिखाई पड़ता, उग्र राष्ट्रवाद।
आप उसको कह सकते जो जिंगोइज्म का फॉर्म लेता दिखाई पड़ता, अंध राष्ट्रवाद का फॉर्म दिखाई पड़ता। अगर उसको देखेंगे तो वो कैसा है, वायलेंट इन नेचर। वहां राष्ट्रवादी चेतना हिंसक स्वरूप अख्तियार करती है। नहीं, अगर देखें प्रथम चरण के जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं, नहीं, वो व्यक्तिगत उत्सर्ग पर जोर देते हैं, नहीं, इंडिविजुअल मर्टायर के रूप में सामने आते। तीसरा फॉर्म जो इस फेज, अच्छा, प्रथम चरण का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे हिंदू रिवाइवलिज्म आपको दिखाई पड़ेगा। इसका स्वरूप पुनरुत्थानवादी है। जैसे आप देखें जो क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन करते थे, ठीक है, तो आप देखेंगे कई जो एंट्री का प्रोसेस था उसमें धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता था। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो नेशनलिज्म का एक और फॉर्म यहां इमर्ज कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, वो फॉर्म जो है वो सेपरेटिज्म की संभावनाओं को समाहित करता। मुस्लिम लीग, नहीं, और उसके सीट्स अगर आप जाकर के देखें तो उसके सीट्स आपको सर सैयद अहमद खां के यहां ही दिखाई पड़ेंगे। शुरुआती दौर में एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी ना, तो शुरुआती दौर में सैयद अहमद खां का क्या मानना था, हिंदू और मुस्लिम दो आंखें हैं, नहीं, लेकिन लेटर फेज में जाकर के देखें तो सर सैयद अहमद खां जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम को दो पृथक राष्ट्र के रूप में रेखांकित करते जिनका एक साथ रहना संभव नहीं है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? और आगे चल करके देखें तो आगे चल करके देखें तो मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन होता उसके मूल में देखेंगे ऐसी ही सोच मौजूद दिखाई पड़ती। तो ये तो सेकेंड फेज में चीजों को आप देख रहे हैं। थर्ड फेज की तरफ मूव करें। थर्ड फेज की तरफ मूव करें, नहीं, अच्छा, एक और कंटेक्स्ट आप चाहें तो इसमें चर्चा कर सकते। सेकेंड फेज में ही, चौथे इसमें हिंदू महासभा का जो गठन है, हिंदू महासभा का जो गठन है 1915-16, ठीक है, तो वो भी तो उसी डायरेक्शन में जाता है, मुस्लिम लीग का गठन जिस डायरेक्शन में जाता है। तो आप ये कह सकते मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के रेफरेंस के माध्यम से कि नेशनलिज्म के कंट्राडिक्शन यहां इमर्ज करते हैं और नेशनलिज्म जो है वह कम्युनल ओरिएंटेशन शो करता हुआ आता या कम्युनलिज्म की संभावनाओं को अपने भीतर समाहित करता हुआ आता। नहीं, अब थर्ड फेज मूव करें। नहीं, अर्थात गांधीयन एरा, नहीं, अगर गांधी के फेज में अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रवाद के 4 फॉर्म आपको दिखाई पड़ेंगे। नहीं,
एक जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, राजनीतिक आजादी इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नहीं, और उस पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए यह किसकी बात करता? यूनाइटेड फ्रंट की बात करता है। ठीक है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, वह है वामपंथ के उभार के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ता नेशनलिज्म में, क्योंकि वामपंथ लेफ्ट जो है, कम्युनिस्ट जो है, किसको प्राथमिकता देते? पॉलिटिकल फ्रीडम की तुलना, राजनीतिक आजादी की तुलना, राजनीतिक मुक्ति की तुलना सामाजिक और आर्थिक मुक्ति को कहीं अधिक अहमियत देते। सोशल एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन को। और इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाकर के देखें तो वामपंथियों और समाजवादियों के दबाव के कारण कांग्रेस के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी चेतना भी पुनर्परिभाषित होती है, रिडिफाइंड होती है। और इसलिए आप देखें 1930 के दशक और उसके बाद केवल पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं है, इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम की भी बात है। और वो जो सोशल फ्रीडम का जो कंटेक्स्ट है, उस सोशल फ्रीडम को आप कनेक्ट किससे करने की कोशिश करें? इंपैक्ट ऑफ दलित मूवमेंट एंड प्रेशर ऑफ दलित लीडरशिप। नहीं, आजकल देखिए पिछले 2-3 दिनों से अंबेडकर फिर चर्चा में। क्या हुआ? अरे धक्का मुक्की ही नहीं हुआ है, धक्का मुक्की ही नहीं हुई है। अब तो राहुल गांधी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया है। अभी तो देखिए ये देश क्या क्या देखेगा, समझे? तो खैर, तो इस चीज को समझे। नेक्स्ट अगर यहां से मूव करेंगे तो यहां तक आते आते देखेंगे कम्युनल नेशनलिज्म जो है, कम्युनल नेशनलिज्म जो है वह डोमिनेंट होता दिखाई पड़ता। मतलब आप देखेंगे राष्ट्रवादी चेतना का भी क्या होता? सांप्रदायिकरण होता है। और राष्ट्रवादी चेतना के सांप्रदायिकरण का श्रेय किसको जाता? एक और मुस्लिम लीग को जाता है, नहीं, दूसरी ओर इसका श्रेय भाजपा और हिंदू महासभा और संघ को जाता है। हिंदू महासभा और संघ को जाता है। मतलब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 1936 या 1937 में हिंदू महासभा का लखनऊ अधिवेशन हुआ, समझे? और उस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वीर सावरकर के द्वारा की जा रही थी। और उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया
उस प्रेसिडेंशियल स्पीच में ऐसा कहा जाता है कि टू नेशन की बात वहां पर की गई है। और 1940 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको टू नेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है। नहीं, और लास्ट बिंदु अगर इसी में कहूं तो यही वह फेज है जिस फेज में देखेंगे सब नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है। सब नेशनलिज्म मीन्स उपराष्ट्रवाद, उपराष्ट्रीयता की संकल्पना को भी आकार ग्रहण करते देखा जा सकता। जैसे अगर आप जाकर के देखेंगे तो अर्लियर सेपरेट बिहार मूवमेंट में बिहारी उपराष्ट्रीयता का प्रश्न इमर्ज करता है। नहीं, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान देखें, आज बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो जो अमार सोनार बांग्ला है उसमें बांग्ला सब नेशनलिज्म रिफ्लेक्ट होता हुआ आता। लेकिन अगर आप जाएं थर्ड फेज में आकर के, तो थर्ड फेज में देखेंगे सब नेशनलिज्म का प्रेशर जो है ज्यादा बिल्डअप होता। देश जैसे जैसे आजादी के करीब जाता है, नहीं, सब नेशनलिज्म की संकल्पना क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और आजाद भारत में सब नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का जो कंट्राडिक्शन है, वही कंट्राडिक्शन हिंदी विरोधी आंदोलन के रूप में 1950 के दशक के मध्य में इमर्ज करता है। एंटी हिंदी मूवमेंट जो है वो और कुछ नहीं है। एंटी हिंदी मूवमेंट जो है वह इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन सब नेशनलिज्म के कंट्राडिक्शन को जो है वह रिफ्लेक्ट करता हुआ आता। ये बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो मैंने आपको क्या आइडिया देने की कोशिश की कि चेंजिंग टाइम, समय, परिस्थितियां जैसे जैसे बदल रही हैं, परिवेश जैसे जैसे बदल रहा है, नेशनल मूवमेंट के एजेंडे में भी बदलाव आता है और नेशनलिज्म के नेचर और कैरेक्टर में भी बदलाव आते चले जाते हैं। कल के डेट में एक प्रश्न उठा करके पूछ दिया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप लिखना चाहें तो उस प्रश्न को लिख लें। औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में, औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में आकार ग्रहण करने वाली भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप, भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप स्थिर ना होकर विकसनशील रहा है। इस कथन पर विचार करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के विकसनशील स्वरूप को, भारतीय राष्ट्रवाद के विकसनशील स्वरूप को उद्घाटित करें या रेखांकित करें। The nature of Indian nationalism
The nature of Indian nationalism which took shape, the nature of Indian nationalism which took shape in the backdrop of Indian resistance to colonial power, Indian resistance to colonial power, is dynamic and not static, is dynamic and not static. Considering this statement, outline the dynamic nature of Indian nationalism. Dynamic nature of Indian nationalism. ठीक है। अब अगर देखें तो एक छोटी सी चीज और मैं एलैबोरेट कर दूं यहां पर, जो मैंने यूज किया, प्रिमिटिव नेशनलिज्म। अभी नवंबर के पहले तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने एक स्पीच में कहा था कि इन रियल सेंस ट्राइबल मूवमेंट एंड ट्राइबल लीडर्स आर द torch bearer of Indian nationalism. In a real sense, tribal movement and tribal leaders are the torch bearer of Indian nationalism. मतलब वास्तविक अर्थों में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जो जनजातीय आंदोलन हैं और जो जनजातीय नेतृत्व है वो भारतीय राष्ट्रवाद का, वे भारतीय राष्ट्रवाद के जो हैं टॉर्च बियरर के लिए, हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद के मार्गदर्शक, या दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब इंडियन नेशनलिज्म का फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है ट्राइबल मूवमेंट में दिखाई पड़ता, और इन रियल सेंस ट्राइबल लीडर जो हैं वे जो हैं वे आरंभिक राष्ट्रवादी थे, शुरुआती पथ प्रदर्शक थे। अब कल मुझे याद दिला दीजिएगा, हेडिंग लिख लें, नेशनलिज्म एज ए मॉडर्न फिनोमेनन। नेशनलिज्म एज ए मॉडर्न फिनोमेनन, आधुनिक प्रक्रम के रूप में राष्ट्रवाद। ठीक है। क्यों प्रिमिटिव टर्म हमने यूज किया? प्रिमिटिव टर्म हमने क्यों यूज किया? हमने नेशनलिज्म की जगह प्रिमिटिव नेशनलिज्म की बात क्यों की? तो इसका प्राइम रीजन यही है कि अगर ट्राइबल मूवमेंट को आप देखें, जनजातीय आंदोलनों को देखें, तो दे आर मिडेवल इन नेचर। उनकी प्रकृति मध्यकालीन है, उनकी प्रकृति पारंपरिक है, ट्रेडिशनल इन नेचर है। नहीं, उनका एजेंडा वह
मिडाइवल है, नहीं, वे रिवाइवलिस्ट इन नेचर हैं, रेस्टोरेटिव नेचर उनका है, पुनर्स्थापनावादी, पुरानी ही व्यवस्था को वो बहाल करना चाहते, नहीं। मतलब अगर हम देखें तो उन्हें मॉडर्निस्ट नहीं कहा जा सकता, मॉडर्निज्म वहां पर नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने प्रिमिटिव शब्द का, आप प्रिमिटिव जब हम कहते तो वे राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवाद का आभास वहां पर मिल सकता है। और राष्ट्रवाद का आभास मिलने का मतलब क्या है? तो नेशनलिज्म का संबंध है जिस फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस से जुड़ता है। नेशनलिज्म में जो प्रतिरोध की संस्कृति एक दिखती है भारतीय राष्ट्रवाद में, तो वो प्रतिरोध की संस्कृति वहां पर भी मौजूद है, नहीं। नेशनलिज्म जो है जिस मुक्ति की बात करता है, जिस आजादी की बात करता, तो वहां जो कल्चर ऑफ रेसिस्टेंस है कॉलोनियल रिजिम के प्रति, वहां जो एवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल की बात है, औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक व्यवस्था के उन्मूलन की बात है, नहीं। वहां पर जो है नेशनलिज्म कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करता, कलेक्टिव आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन एजेंडा, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? और अगर आप देखें तो ये कम्युनिटी वहां पर आपको मौजूद दिखाई पड़ेगी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन कल्चर, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, कॉमन आइडेंटिटी, ये सारी चीजें वहां पर, वहां साझी विरासत है, साझी पहचान है, साझी संस्कृति है, साझी भाषा है, नहीं, साझी परंपरा है, साझी विरासत है। ये सारी चीज, ये कंपोनेंट नेशनलिज्म में भी दिखाई पड़ते। अब बातें समझ में आई या नहीं? रेस जब मॉडर्न फिनोमेनन के रूप में हम नेशनलिज्म को कल डिस्कस करेंगे तो वहां से अंतर पता चल जाएगा कि हाँ इन समानताओं के बाद भी जो है अंतर प्रिमिटिव क्या है। तो मैं उम्मीद करूं कि आज पढ़ करके आए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, मौसम बोरिंग था। पहली बार सर वो बोरिंग लगता है, लेकिन अगर पहले से किन्हीं का पढ़ा हुआ रहता तो वो बोरिंग नहीं है, पहले बार लगता है। अच्छा, कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश की? चंदा, क्या पढ़ने क्या बोले थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। जब आपको पता है, ये पता है ना कि ओल्ड पैटर्न का टीचर हूं, तो भारत में राष्ट्रवाद के पहले तो यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़वाऊंगा। नहीं पढ़े हैं तो अनिवार्यतः पढ़ करके आवे, क्योंकि आपकी नजर केवल भारत में राष्ट्रवाद पर है और मेरी नजर पूरे के पूरे नेशनल मूवमेंट पर है। और मेरी नजर केवल नेशनल मूवमेंट पर नहीं है, मेरी नजर ऐसे के टॉपिक पर भी है, और मेरी नजर कंटेम्परेरी इंडिया पर भी है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, और मैं पूछूंगा बीच बीच में, यह ध्यान रखिएगा। कल प्रश्न उसी चैप्टर से पूछूंगा, 5 प्रश्न पूछूंगा, ठीक है?
यूरोप में राष्ट्रवाद से, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मुझे जल्दबाजी नहीं है, नहीं, जब तक बच्चे आंदोलन में लगे हैं तब तक आपको सिलेबस से इतर 2 कदम बढ़ा दूं, ठीक है। कल हम हर हालत में पढ़ करके आइए। अगर कह रहा हूं ना तो अभी आपको मेरी बातों की अहमियत का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कई बार एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ना और प्रश्न देख के हवा उड़ेंगे, तब मेरी अहमियत का पता चलेगा और तब मेरी बातें याद आएंगी। थैंक यू।